नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, और उनके लोगों ने उनको प्रचारित किया कि वो जाट नेता और किसान नेता हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि वो सर्वांगीण नेता थे, सभी लोगों के नेता थे, क्योंकि कोई आदमी अगर प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचता है तो वो सिर्फ जाट का नेता रह जाता है, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि वो फिर सिर्फ जाट का नेता नहीं रह जाता। उस महान शख्सियत को जाट के नेता में बांधना ठीक नहीं। आज उनको पुण्यतिथि थी, चर्चा उन पर ही किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री भी थे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि चौधरी चरण सिंह जी एक अर्थशास्त्री भी थे, क्योंकि उनको ये कह देना कि वो सिर्फ किसान नेता थे और वो मतलब उनके लिए जो जिस प्रतिभा के वो आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, क्या आप आज कहना चाहेंगे? आज मुद्दा समाचार चैनलों पर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप जैसा आदमी मुझे संबोधित करे, मुझे मार्गदर्शन दे कैमरा पर आ करके, तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। वैसे आपके ऊपर है, अगर आप चाहेंगे तभी आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि आप अगर कुछ कहेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो हमारे जैसे लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। खैर, उसके अलावा दो और घटनाएं आज हुई। आपको पता होगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो पिछले 15-20 मई से या 5 मई से शायद कोमा में थे और अस्पताल में भर्ती थे। अजीत जोगी का जाना छत्तीसगढ़ के राजनीति के साथ साथ उन लोगों के लिए भी एक बड़ा सदमा है जो सुचिता की बात करते हैं। देखिए, अजीत जोगी जी का सबसे बड़ा बात आपको में से शायद कई लोगों को नहीं मालूम होगा, मैं फिर भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि उस विषय में आपसे बात करूँ। जोगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का आवास वही रखा जो कलेक्टर के रूप में जिस आवास में रहते थे। एक स्कूल में पहले सत्र की शुरुआत हुई और एक उसी मतलब बिना निर्मित मकान में, जिसको कोई विधानसभा का जैसा व्यापक मकान नहीं था, लेकिन उसमें एक चीज तय किया गया जोगी जी के द्वारा कि हम लोगों को बेल में नहीं आना है, हुड़दंग नहीं करना है, उत्पात किसी तरह की नहीं करनी है। सार्थक बात होगी, पक्ष हो या विपक्ष हो, उन सब लोगों को अपनी बात कहने की छूट होगी। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी कारण से वेल में आ गए हैं, उत्साह में, आवेग में, तो आप स्वयं अपने आप को निलंबित महसूस कर लीजिए, कम से कम उस दिन के लिए तो जरूर करिए। आज भी जब सभापतियों का कोई सम्मेलन होता है तो उसमें जोगी जी के उस प्रस्ताव पर चर्चा होती है कि देश ने एक ऐसा भी मुख्यमंत्री देखा है जिसने लोगों से आह्वान किया कि एक काम करें, आप लोग वेल में आने जैसी कुरीतियों से बचें, वेल में आने जैसी बात से ना हो, और सदन का सर्वांगीण सदुपयोग हो। उनका कहने का मतलब था, और वो इस बात को निभाए जब तक वो मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की समीक्षा मैं क्या करूं, मैं बड़े आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब को प्रणाम बोलता हूं। मेरे गार्जियन है दिग्विजय सिंह जी, आप बलिया जिला के पूर्व अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इन सबसे ऊपर की शख्सियत यह है कि वर्तमान कांग्रेस में ऐसा कोई शीर्ष नेतृत्व तो नहीं है जिसको मेरे बड़े भाई आदरणीय दिग्विजय सिंह जी स्वयं न जानते हो, निजी संबंध इनका ना हो। बलिया के लिए तो बलिया राजनीति के श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के बाद आप पितामह ही हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं बड़े भाई आदरणीय दिग्विजय सिंह को चाहूंगा कि अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रहे। कोई मुद्दा हो, कहीं से लगे कि आपका छोटा भाई गलत बोल रहा है तो कृपया मुझे सुधारें। खैर, दूसरा एक और आज दुखद समाचार मिला। कई लोगों को भविष्य बताने वाले बेजान दारू वाले साहब का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बताया ये जा रहा था कि शायद उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए। हालांकि वो बहुत उम्रदराज थे, शरीर भी उनका बहुत वजनी था। इस वजह से
शायद कुछ ऐसा रहा हम कह नहीं सकते हैं। दूसरा क्या है कि बेजान दारू वाले का ध्यान, अजीत जोगी जी का ध्यान, आज ही के दिन उनका पुण्यतिथि, ये 3 लोगों का धरती पर से जाने का आज ही का दिन, ये बहुत ही चिंता योग्य विषय है। और कम से कम जोगी जी और उस पर तो खैर क्या करें, हम उनको क्षमा नहीं करेंगे। दूसरा बात मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरी चरण सिंह का मतलब है कि चौधरी चरण सिंह पहले ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्हें प्रधानमंत्री के प्रलोभन में ठगने का अनुभव देश ने प्राप्त किया। मतलब वो पहले शख्सियत थे जिनको राजनीतिक छल का शिकार होना पड़ा, जिन्हें ये समझने में बड़ा समय लगा कि भाई क्या छल हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ, वो उनमें थोड़ा सा समय लगा। वो पहली बार थे जिनको कुर्सी दे करके और उनके पीछे से कुर्सी खींच ली गई थी, ये वो पहले शख्सियत थे चौधरी चरण सिंह जी। एनीवे, चरण सिंह का अर्थशास्त्र, चरण सिंह का देश के नाम समर्पण, चरण सिंह का देश के नाम योगदान, और उस पर भुलाया नहीं जा सकता। राजनीतिक आदमी थे तो आपके साथ छल प्रपंच ये सब होता रहेगा, लेकिन वो लोग महान शख्सियत थे। उन लोगों की किसी भी राजनीति की कोई आमना सामना कहीं कोई आज के राजनीतिक में लोग हैं ही नहीं है, तो क्या चर्चा किया जाए वो महान शख्सियतों के विषय में मैं नहीं समझ पा रहा हूं। खैर, आज की मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। आज का मुद्दा ये है कि हमें ये शासन पसंद नहीं है तो हमने बदल करके दूसरा शासक ले दिया। जैसे शुरुआत करते हैं कि लोगों को ये लग रहा था कि अब इस देश से कांग्रेस जाएगी नहीं, लेकिन लोगों को लगा कि अब कांग्रेस को जाना चाहिए तो कांग्रेस को बदल दिया। फिर दोबारा दूसरी कांग्रेस आई, दूसरी कांग्रेस को भी बदल दिया गया। उसके बाद आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, लोगों को लगा कि मनमोहन सिंह जी को बदलना चाहिए तो उनको भी बदल दिया। मतलब हम राजनीति में जिनको सत्ता दिए हैं, अगर हमको उनका काम पसंद नहीं आ रहा है तो हम बदल देते हैं। हम निर्णय लेते हैं कि मेरा संसद कौन हो, पहला वाला संसद ठीक नहीं तो बदल के दूसरा संसद बना दिया। तो क्या हम सब लोग एक अपने पसंद का चैनल नहीं बना सकते? आज मुद्दा ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बड़ा ही जिम्मेवारी से कहने वाला मुद्दा है, और इस पर आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। मुद्दा यह है कि समाचार चैनलों की गिरती स्तर पर कोई चर्चा नहीं किया जा सकता। एक सोशल मीडिया पर मुझे वीडियो प्राप्त हुआ, एक आर भारत नाम का चैनल है। हालांकि मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ, कि आर भारत को मैं चैनल मानता ही नहीं। आर भारत को मैं समाचार चैनल के श्रेणी में नहीं मानता, मैं उसको भोंपू मानता हूं, और जिनको भोंपू पसंद है वो सुने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आर भारत के वरिष्ठ पत्रकार प्रणव गोस्वामी प्रणव के साथ मैं खड़ा रहा जब उस पर केस लगा, क्योंकि बोलने की आज़ादी भारत में है, और अगर आपको कोई माँ बहन की गाली नहीं दे रहा है, तो अगर आपसे कुछ पूछ रहा है और आप संवैधानिक सीट पे हैं, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसका जवाब दें, आप खुश होकर के दें या दुख होकर दें, ये आप, लेकिन जवाब दें ये आपका जिम्मेवारी बनता है। मैं प्रणव के इस निर्णय के साथ था, लेकिन फिर भी मैं आर भारत को समाचार को देखने के योग्य नहीं मानता कि उस पर टाइम खर्चा किया जाए, क्योंकि उस पर मुझे कुछ समाचार का कंटेंट लगता नहीं। तो पता ना क्यों उसमें इंटरव्यू में पहले कह दिया जाता होगा कि आपकी चिल्लाने की शक्ति कितनी है, उसी के आधार पर आपको इसमें नौकरी दी जाएगी। क्योंकि जो उसमें पत्रकार होता है ना, पता ना क्यों चिल्लाते बहुत ज्यादा है। आपको बात कहनी है, उसमें चिल्लाने की क्या। हाँ, आनंद भाई को नमस्कार। समझ में नहीं आता, लेकिन खैर उनकी अपनी मैं कैसे बोल रहा हूँ, कोई मेरे को कह थोड़े रहा, जैसी मेरी मर्जी है मैं वैसे अपनी बात रख रहा हूँ। तो वो तो खैर करोड़ों रुपए लगा करके चैनल खुला है, उसकी जैसी मर्जी होगी सब बोलेगा।
उसमें हमारा कोई बात नहीं, हमारी मर्जी, हमारे हाथ में रिमोट है और मैं जहां मर्जी चाहूँ रिमोट घुमा दूँ, जो चैनल चाहे पसंद है उसको देखो। लेकिन उसने ना भोलापन का हद कर दिया है। मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जिस भोलेपन का उसने प्रदर्शन किया है उस पर दिल दुखी नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ही दुखी हो रहा है। क्योंकि क्या ऐसा भी कोई चैनल है कि MS बीटा और एक पाकिस्तान के पत्रकार को बुला के ऐसे ऐसे मतलब इतनी भद्दी भद्दी इशारे कर रहे थे, इतनी गंदी वाहियात बोल रहे थे, और वो वीडियो बहुत ही जेन्युइन है। क्योंकि कई समाचार चैनलों ने उसको प्रमाणित कर दिया है, कई समाचार चैनलों ने उस पर अपना रिपोर्टिंग भी कर दिया कि ये ठीक नहीं है, वो है या जैसा भी है। लेकिन आप पहला तो समाचार का कंटेंट दिखाते नहीं है, पहली चीज। दूसरा, आपके पास कुछ कहने का है नहीं। तीसरा, आप एक विदेश के उस जिसके साथ हमारा राइवल है, जिसके साथ हमारा लड़ाई है, जो हमारे लोगों को बदनाम करने, हमको नीचा दिखाने पर सतत प्रयासरत रहता है, आप उसको बुलाए और उसके भोलेपन को, उसको अपनी बात रखने का मुद्दा मेरे देशवासियों को दिया। क्योंकि देश में आपके लोग सुनते हैं, हिंदी में आपका चैनल आता है और अंग्रेजी में आता है, तो भारत में हिंदी अंग्रेजी लोग समझते हैं। तो क्या आपको ये अधिकार है कि आप किसी बाहर के आदमी को हमारे देश के नागरिकों को एड्रेस करने का अधिकार देंगे और उसको उल जलूल बेमतलब की बात वो बोलेगा और उसको छूट है? क्या इस तरह की छूट होनी चाहिए? इस विषय पर आज था। और मैं बात सिर्फ उसी की नहीं कह रहा हूं कि कोई वही जो ऐसा था, नहीं, वो उसके तरह से और से बहुत लोग हैं जो इस तरह की उल जलूल और बेबुनियाद बातें करते रहते हैं और उनको छूट मिला हुआ है। आज बात इस विषय पर शुरू करने से पहले एक और बात, आप लोग समाचार में देखते होंगे, एक बार आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी ने भी हमको ये बात कहा था कि वो सब कहते हैं कि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। अबे जो पुष्टि नहीं करता तो वीडियो दिखाते क्यों है? तुमको लग रहा है कि ये पुष्टि योग्य नहीं है तो आप वीडियो नहीं दिखाते। वीडियो दिखाने की जरूरत क्या थी आपको? इन सब बातों की चर्चा में सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या हम लोगों को इस विषय पर सोचना नहीं चाहिए कि समाचार कंटेंट हमें अगर किसी तरह की अगर गलती करता है, किसी तरह की ऐसी चीजें भेजता है जो हमारे समाज के लिए नहीं है, हमारे अपने कंटेंट के लिए उचित नहीं है, तो क्या हम ऐसे चैनलों के भरोसे अपने देश की जनता को दे दें? क्योंकि देश की जनता, मैं वीडियो में बोलूँ, आप लोग देख रहे हैं, तो जो मैं गलत सही बोलूंगा उसका कुछ ना कुछ तो असर आपके ऊपर रहता ही होगा ना। आपके ऊपर कुछ ना कुछ उस पर मन और मस्तिष्क में असर करता होगा मेरा बात, तभी तो आप मेरे को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि समाचार चैनल कैसे हमको परोसते हैं समाचार। अब उस बात पर, क्योंकि अब मैंने लैपटॉप को बंद कर दिया, अब तक इधर देखा रहा था, क्योंकि अब आजकल मैं लैपटॉप लेकर के बैठ रहा हूँ, क्योंकि कई बार कई कंटेंट छूट जाता है, तो मैं उसके लिए हेल्प ले लेता हूँ कि कोई बेमतलब का बात ना हो। क्योंकि मेरा नाम अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूँ। मैं राकेश परमार हूँ और मैं चाहता हूँ कि आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, विपिन, ऐसे लोगों का आशीर्वाद बना रहे, मुझ में उन लोगों का भरोसा बना रहे। आप लोग एक चीज देखते होंगे समाचार चैनलों पर, मैं नोटिस कर रहा हूं, समाचार चैनल के कई लोगों से मेरे बहुत बढ़िया संबंध है। हाँ विशाल, नमस्कार भाई। कई लोगों को मैं जानता हूं, कई एडिटर को जानता हूं, कई संवाददाता को जानता हूं, कई मित्र हैं प्रिंट से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक में, बहुत से मेरे दोस्त हैं। मुझे मालूम है कि समाचार चैनल का 1 मिनट का विज्ञापन का क्या रेट है, कितना रुपया का पड़ता है, ये मुझे मालूम है। आधा घंटा तक से ज्यादा समाचार दिन भर विज्ञापन दिखाता रहता है। जैसे आप चैनलों पर देखिए, और उसमें सभी चैनल हैं, जितने भी देश के चैनल हैं हिंदी अंग्रेजी में, सभी चैनल, उसमें कोई आर भारत, ABP, जी न्यूज ही अकेला नहीं है, सभी चैनल। वो आता कैसे है? जैसे वो आएगा समाचार जैसे आएगा कि अरविंद केजरीवाल कोरोना में ये लोगों को फल बांट रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं, कोरोना के विषय में समाचार दे रहे हैं, वो अस्पताल में दवाइयों को दिखा रहा है, ऐसे लगेगा जैसे वो समाचार है। लेकिन ऊपर कोने में लिखा हो गया विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, कोने में बहुत पतले अक्षर में लिखा जाता है। जिस तरह से इंश्योरेंस के पेपर पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं, क्या पढ़िए ना, जिस तरह से सिगरेट के पैकेट पर छोटा में लिखा जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ,
जिस तरह से दारू पर लिखा गया था कि ड्रिंकिंग ऑफ लिक्वायर इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसी तरह से छोटा ऊपर लिख दिया जाता है कि ये विज्ञापन है, और सभी चैनलों पर 5-5, 7-7 मिनट तक ये चलता है और दिन भर चलता रहता है। आम जन जो लोग वो ऊपर नहीं देख पाते वो कहते हैं कि तो समाचार है, अरविंद केजरीवाल इतनी दवाई बांट रहा है, इतनी वो बांट रहा है, बड़ा महान आदमी है। ये जोगी जी के भी आता है, जोगी जी का भी वो रोड का ये दिया जी, जो ये पैसा दे दिया। चूंकि मैं यूपी का हूं इसलिए जोगी जी का नाम लिया, और दिल्ली में रहता हूं इसलिए केजरीवाल का नाम लिया, लेकिन इसमें कोई पीछे नहीं है। मतलब हमारे मन मस्तिष्क के साथ खेला जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से, और हम समाचार चैनलों को भरोसा कर रहे हैं कि ये समाचार ही होगा, और वो एक छोटा सा ऊपर लिख देता है कि ये विज्ञापन है। यही समाचार चैनल है जो अपने चैनलों पर 1-1 घंटा तक कहाँ कृपा अटकी हुई है इस बात की विश्लेषण करते थे। इस बीच आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं बीच में पढ़ लूँ क्योंकि वो मेरे लिए मार्गदर्शन होगा और बड़ा उचित होगा। मैं उनको सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। द्विवेदी ने लिखा है कि चौधरी चरण सिंह जी एवं जोगी जी दोनों अत्यंत कुशल प्रशासक और गंभीर राजनेता थे, दोनों को सादर अभिनंदन। हाँ, जोगी जी, अजीत जोगी जी से तो हम लोगों का भेंट मुलाकात भी है। उनका बेटा अमित JNU का प्रोडक्ट है, तो वो तो खैर मित्र मंडली में ही है। जोगी जी से भी मेरी कई बार मुलाकात हुई है, मतलब बहुत ही सुलझे आदमी थे और बातचीत से कहीं नहीं। हालांकि वो IAS नहीं थे, तब नेता हो गए थे, तो IAS वाला फूल तो उतर गया था, क्योंकि IAS आदमी जो ड्यूटी पर रहता है तब IAS वाली ठंडक रहती है। तो उस वक्त तक तो IAS थे नहीं, लेकिन फिर भी बड़ी सहिष्णु मिलते थे। मतलब मिलते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई इतना बड़ा आदमी है जितने इतनी घमंड प्राउड कुछ हो, ऐसा नहीं था। बहुत साधारण, बहुत सीधा आदमी थे, बहुत बड़े भले मानुस थे। एनीवे, मैं बात कर रहा था समाचार के कंटेंट पर। देखिए कहां से साजिश शुरू हुआ, इसकी शुरुआत है। सबसे पहले रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने हर आदमी को 1 GB डाटा छोड़िए फ्री में मोबाइल दिया। मोबाइल का सत्यानाश कहिए, अपमान कहिए या सर्वसुलभ कहिए, जो आप कहिए, क्योंकि पहले मेरे पास A4 सीमेंस का मोबाइल था, मैंने जेब हाथ में लेकर चलता था, उसका लाठी जैसा लगता था कि लोग देख ले कि मेरे पास मोबाइल था, क्योंकि उस वक्त आने और जाने का पैसा लगता था। रिलायंस जब मोबाइल के क्षेत्र में कूदी तो रिक्शा वालों के पास भी मोबाइल हो गया, सब्जी वालों के पास मोबाइल हो गया, धोबी के पास मोबाइल होगा, कहता है अपना कपड़ा प्रेस हो गया है, ले जाइए। अब हम लोग मोबाइल जेब में 4 खाने अंदर रखते हैं। मोबाइल इंडस्ट्री में रिलायंस आया और उसने मोबाइल की महत्व को खत्म कर दिया, मजबूर कर दिया लोगों को मोबाइल लेने के लिए, क्योंकि फ्री में मोबाइल था। आप कितना कॉल करिए, 200 दे करके पिछला वाला खत्म करिए, 100 दे के करिए, नहीं करिए। आपको मोबाइल का आदत डाल दिया। हमें भी अपने दुकान वालों को लॉकडाउन में पूछा, हेलो खुला है, हाँ तो जरा सामान लिख लो। आसान है, लॉकडाउन में निकल रहे तो सामान लिखवा देते हैं, वो आके नीचे रख देता है ग्राउंड फ्लोर पर, 2 दिन छोड़ देते हैं, 2 दिन बाद ले जाते हैं वायरस के लिए। सुविधा हो गया। हम बेलदार को अपना बोलते हैं, हेलो हाँ देखना यार जरा आज रेता छत पर भर गया, मतलब मोबाइल कितनी उपयोगिता हो। उसके बाद मोदी जी के युग की शुरुआत के पहले रिलायंस ने सब लोगों को स्मार्टफोन का बीमारी लगा दिया, बोला जी 1 GB डाटा फ्री दे रहे लो। उसने अफीम की तरह से सबको नशे में ग्रसित कर दिया। अब आप बिना मोबाइल के डाटा के रह ही नहीं सकते। इतनी मजबूर कर दिया कि एयरटेल, वोडाफोन और भी जो सर्विस प्रोवाइडर है उन लोगों को इस क्षेत्र में उतरना पड़ा। 2G, 3G, 4G और अब 5G की बात चल रही है, भाई हम भी डाटा देंगे, मजबूर किया। अब क्या है कि सबके पास आटा हो ना हो, डाटा जरूर सबके पास हो। अब खेल वहीं से। समाचार चैनल आए, बोले कि हमारा ऐप भी है, आप सोशल प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पर भी समाचार चैनल है कि अगर बाहर होते हैं तो अपडेट हो जाते हैं कि क्या है। मेरे मोबाइल में भी सभी समाचार चैनलों का ऐप डाउनलोड है। मतलब अब आप समाचार देखने के लिए टीवी में डिपेंड नहीं है कि आप टीवी पर ही आएंगे, आपका केबल वाला दिखाएगा, आपके हाथ में मोबाइल है, 1 GB डाटा फ्री है। अब तो 2-2, 3-3 GB डाटा फ्री है। 599 का रिचार्ज करें, रोज 2 GB फ्री में नहीं है, लोग समाचार देख रहे हैं। मतलब एक देखने वाली जमात तैयार कर दिया गया। अब आपके दिमाग से खेला जा रहा है कि जो अब मैं दिखाऊंगा वही आपको देखना है। मान लीजिए कि अभी आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी और प्रेमनाथ द्विवेदी जी मुझको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मैं जो बोलूंगा ना तो उनके हाथ में मेरा मुंह बंद करने का नहीं है, उनके हाथ में कि वो बंद करके हट सकते हैं। लेकिन मैं क्या बोलूं ये आप दोनों आदमी के हाथ में नहीं है।
जो मैं बोल रहा हूँ अच्छा बुरा आप या तो सुने या हटे। समाचार चैनल के साथ यही मजबूरी कर देते, या तो आप समाचार सुने देखे उस समाचार को, या चैनल बदले। आपके पास और कोई अधिकार नहीं है। कहाँ जाएंगे आप? चैनल ए पर जाइए, वही चैनल बी पर जाइए, वही चैनल सी पर जाइए, वही चैनल डी पर जाइए। मतलब ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसने आपको समाचार दिखाना है। अब मजबूरी है, 1 घंटा मनोरंजन के लिए चाहिए समाचार ही सुन लेते हैं। उसमें हो क्या रहा है कि पहले समाचार जब प्रिंट मीडिया होता था, मेरे गांव में भी मेरे मास्टर जी थे ना, वो दैनिक जागरण के लिए खबर लिखते थे। जब हम लोग आते थे बाहर से, तो कहते मैं तो कोलकाता का हूँ प्रोडक्ट, तो हम लोग आते थे तो मास्टर जी कभी पढ़ाई वढ़ाई के पूछ लेते थे, क्योंकि बाहर का आया हुआ आदमी, गाँव का आया हुआ आदमी, मैं थोड़ा आओ क्या कर रहे हैं, उसी में वो समाचार भी लिखते रहते थे, भेजते रहते थे। हर गाँव में एक संवाददाता था, चाहे एजेंट के रूप में हो, पार्ट टाइम के रूप में हो, फुल टाइम के रूप में हो, क्या हो वो मेरा मतलब नहीं था। उसके बाद कोई खबर अगर एडिटर को छापना होता था ना, तो उस समाचार संवाददाता के अलावा एक और सोर्स से उसको वेरीफाई करता था कि भाई मैं राकेश परमार के विषय में एक समाचार छाप रहा हूँ, क्या ये सही है या परमार गलत बोल रहा है। मुझे खूब बढ़िया से याद है, खूब बढ़िया से, मैं नाम रख रहा हूँ, दोनों सज्जन जिंदा है। राम बहादुर राय जी भाषा के उस वक्त चीफ थे, या भाषा में संवाददाता, मुझे ध्यान नहीं है, बात 90 की है। एक खबर आया, रामविलास पासवान जी ने बयान दिया कि अब शहर में अगर मकान बनेगी ना, तो उसमें एक मंजिल दलितों के लिए आरक्षित किया जाएगा। अब तो शुरू से ही बेमतलब की बातों का विरोध करने की जन्म सीधे, मतलब बचपन से ही है ये बीमारी, कोई अभी नहीं लगा। मैं तिल मिला गया, क्योंकि उसको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक तो था नहीं कि मैं आकर फेसबुक लाइव आकर के अपनी बात रख लूँ। रेडियो टीवी वाला मेरा सुनेगा क्यों? क्योंकि वो तो पूछा कि एमपी है। उस वक्त ना प्रेस विज्ञप्ति जाती थी, मैं श्रद्धेय रामसुंदर दास साहब के पास था, मैंने वहाँ लेटर हेड बोकर सब हमारे अप्रोच में ही था, हमने उस पर लिखा कि सबसे पहले रामविलास जी जो अपने 3 एकड़ के बंगले में जो पार्क है ना, उसमें 2-3 झुग्गी लगवा दें, अपने से पहल करके दिखाए, फिर बालू में आएगा। जब लेटर है रामसुंदर दास साहब का गया, तो राम बहादुर राय जी का फोन आया दास साहब को कि एक आपका लेटर आया, ये समाचार है। नहीं, मैंने तो लिख के नहीं भेजा। अच्छा, तो मैं नहीं छाप रहा। अगले दिन आया तो बोला कि भाई ये एक्सेस किसके पास है? मैं बोला मैंने लिखा भाई, इसमें कोई चोरी तो नहीं, मैंने लिखा। फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि मेरा लेटर हेड तुम्हारा अपने चाट खाले का दुकान नहीं है कि उसको लेकर के लिख दोगे, ये तुम समझो ये बहुत गलत कर रहे थे। मैं गलत, मैंने कोई वो नहीं, मेरा मन समझ था कि लिखूं। वो बोला था कि एमपी के चिट्ठी पर ही आएगा, मैं लिख कर भेज रहा था। बोला नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे नाम से छप जाती। उस पर राकेश परमार भी लिखा था। मैं बोला मैंने राकेश परमार लिखा था भाई। तो नहीं, राकेश परमार कौन? राकेश परमार की खबर क्यों छापेगा? मैं बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे नाम से खबर छप जाती, तो फिर उसका बड़ा मतलब होता। मैं उसी पार्टी का हूं जिस पार्टी का मंत्री है, और उसके बयान तुम नहीं समझ पाओगे, उसी राज्य का हूं मैं बोला चाहिए, गलत हो जाता जी। मैं ये वाकई इसलिए कर रहा हूं कि तब ये बात थी कि आदमी उसको वेरीफाई करता था कि एक लेटर हेड आया है, क्या आपने कहा है, एक बयान आया, क्या आप कहे हैं। अगर किसी के विरुद्ध भी कोई बयान होता था तो आदमी उसको फोन करके पूछता था कि एक आपके विरुद्ध फलाने आदमी का बयान है, उसमें आपको कुछ कहना है। तो हम लोग अखबार पढ़ते थे कि सामान्य लिखा था कि नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ये सब कहा। हमारे संवाददाता ने जब अटल जी से पूछा तो उन्होंने इस बात को डिनाई किया। दोनों एक ही फ्रेम में चलता था, हम पढ़ लेते थे। अब हमारी मर्जी है कि मैं नरसिम्हा राव की बात मानूं या अटल जी की बात मानूं, यहां तक चलता था। अब आया टीवी का जमाना, उसके बाद सोशल मीडिया का जमाना। चैनल वालों को बड़ा आसान हो गया कि राकेश परमार बलिया से एक फेसबुक लाइव लगाया, उसको कॉपी करो और उसी के बिहार पर एक चैनल बना, समाचार चला दो। ना तो दूसरे आदमी से पूछ रहा है कि भाई सहजनवा वाले पंडित जी आपके बलिया बगल में ही पड़ता है, कुछ आपको जानकारी है क्या, ये परमार बकवास कर रहा है, इसमें आपको कुछ मालूम है, ये ओंकार नाथ जी बक्सर के बगल में बलिया है, क्या ऐसी कुछ सूचना आपको मालूम है। अब कोई समाचार चैनल वाला ये चाहता ही नहीं, वो खबर चला देता है और साथ में चला देता है कि वीडियो की सत्यापक की जानकारी फलाना चैनल नहीं दी। बस वो अपना पल्ला झाड़ दिया कोई लीगल एक्शन के लिए कि मैंने तो एक डिक्लेरेशन चला दिया था कि इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है मेरे भाई? दूसरा क्या है कि अब समाचार चैनल पर समाचार नहीं चलता, अखाड़ा चलता है। क्योंकि समाचार वाला एक चैनल रखेगा, कैमरामैन रखेगा, और डीवी ऑपरेटर रखेगा, 3G ऑपरेटर रखेगा, एक माइक वाला रखेगा, उसका 2 असिस्टेंट रखेगा, मतलब 5-6 आदमी रहेंगे तब जाकर के बलिया से खबर आएगा।
उससे बढ़िया है कि एक पक्ष वाले को बुलाओ, एक विपक्ष वाले को बुलाओ, एक निष्पक्ष वाले को बुलाओ, एक भड़काएगा, दूसरा धमकाएगा, तीसरा 3 आदमी को भड़काएगा, एक आदमी कहेगा देखिए मैं जब फलाना था ना तो इस तरह की नहीं होती थी। उसको बड़ा आसान है, अब उसको भड़काता रहेगा एंकर, अब वो गाली देगा और इसका टीआरपी बढ़ेगा। अब हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने समाचार चैनल इसलिए तो खोला नहीं था कि वहां पर टीआरपी का गेम होगा, टीआरपी के लिए हमारे मनो मस्तिष्क को प्रभावित किया जाएगा। आज स्थिति यही है कि किसी भी समाचार चैनल वाले को आप फोन करके पूछिए कि एग्जैक्ट कोरोना में कौन से राज्य में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग मरीज के रूप में भर्ती हुए, कितने लोग ठीक होकर आ गए। किसी समाचार चैनल वाले के पास नहीं है। जो सरकार का रिपोर्ट आता है चैनल वाला वही दिखा देता है। अगर सरकार कहे कि 1000 आदमी जिंदा है, 1 आदमी मर गए, 1000 आदमी बीमार है, चैनल पाएगा 1000 आदमी जिंदा है, 1000 आदमी मर गए, 1 आदमी बीमार है, तो फिर ये आपकी क्या जरूरत है? वो तो इंटरनेट पर हम भी देख लेते, स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट पर देख लेते, आ जाता। फिर आपके सामने आंखें गड़ा करके मुझे देखने का क्या मतलब है? फिर आप पर मैं अपना आकर्षण क्यों दे रहा हूँ? आप हमारा नाम बेच करके करोड़ों रुपए का विज्ञापन क्यों कमा रहे हैं? फिर आपकी क्या जिम्मेवारी समाज के प्रति नहीं बनती? आज का मुद्दा इसी पर है। दूसरा, कल को क्या होता है कि समाचार चैनल के किसी भी चैनल पर कहीं भी आप में से किसी ने अगर सुना हो कि किसी चैनल पर वर्तमान सरकार के विरोध में कोई बात आ रही हो, तो प्रमाणित हो जाएगा कि ये फलाना वाला चैनल है। अब दूसरे चैनल पर ये चल जाता है कि देखिए इस चैनल में फलाने कंपनी का पैसा लगा है, फलाना नेता का पैसा लगा, तो वो स्वाभाविक है कि उस नेतागिरी की बात करेगा। मतलब आपके मस्तिष्क को दोबारा खेला गया कि अगर ये चैनल इस अखबार पर आ रहा है तो ये चैनल भाजपा का, ये चैनल कांग्रेस का, ये सपा का, ये भाजपा का है। मतलब आप उस चैनल पर बोले हुए बातों को ना सुने, ना भरोसा करें, क्योंकि वो कांग्रेस का है। ये बात आप माने न माने, ये माने क्योंकि ये भाजपा का है। अब ये इस तरह की बात आ गई है कि अगर कोई सरकार विरोधी अगर कोई समाचार आता है तो वो समाचार चैनल सरकार विरोधी है, कांग्रेस का पैसा लगा है। सिंपल एक बार ट्वीट कर दीजिए, उस पर तर्क होने लगेगा। उसके बाद आप कोई आदमी मानेगा कि हाँ यार लगता है कांग्रेस का पैसा लगा है। कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई इस विषय पर अगर उसने कहा है तो उसका आधार क्या है। हम उसको फैक्ट जांच में देख लें, फैक्ट चेक है कि भाई ये फैक्ट है कि नहीं है। अपना भी मोबाइल मार ले, आजकल तो हर आदमी का व्हाट्सएप है, हर जगह से ग्रुप, हम ही कैसे सैकड़ों ग्रुप में जुड़े हैं, पता नहीं चलता कौन मध्य प्रदेश से समाचार है, कौन तमिल। कई समाचार तो आते हैं मैं पढ़ नहीं पाता हूँ कि वो लिखते हैं साउथ इंडियन भाषा में, लेकिन वो ग्रुप में पता ना कहाँ से मेरे को जोड़ दिया। तो हम ही सैकड़ों ग्रुप में है, तो देश भर की ऑडियो वीडियो आता ही रहता है। आज समाचार चैनल पर भी आज तक वाला बता रहा था कि मैं सोशल मीडिया देखा तब पता चला कि भूकंप आया हुआ है। मतलब वो सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट है। आज गौतम ये बात कह रहा था, दिनेश गौतम की जी जब सोशल मीडिया पर आने लगा तब मुझे पता चला कि जी भूकंप आया हुआ है। श्वेता सिंह रिपोर्टिंग लाइव कर रही थी, उसको पता नहीं चला कि भूकंप आया हुआ है। मैं तो उसको देख करके भूकंप महसूस कर लिया था, तो मुझे लगा कि बकवास से भूकंप आ रहा है मेरे को, कि चीन 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 करे जा रही है। लेकिन बाद में पता चला नहीं, श्वेता के बकवास से भूकंप नहीं आया, असल में भूकंप आ गया है। मेरा ये कहना है कि हमारे मस्तिष्क पर समाचार चैनलों की प्रभाव जानबूझ के अफीम की तरह से डाला जा रहा है कि अगर कोई सरकार विरोधी बयान किसी चैनल पर आता है तो हम कह देंगे कि ये कांग्रेसी है। अगर किसी चैनल पर कांग्रेस के विरुद्ध में बयान आता है, कोई कहता है कि जी प्रियंका गांधी गलत करे, तो हम कह देंगे कि ये भाजपाई है। मतलब प्रियंका जी भी बच गई और मोदी जी भी बच गए। और कहाँ गए? हम लोग ठगे गए, हम लोगों ने। इस बीच आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी ने लिखा, मैं पहले का भी मार्गदर्शन पढ़ लूँ। आपने लिखा कि भाई साहब नमस्कार, बिल्कुल सही मुद्दा है आपका। मैं तो चाहूँगा कि इससे एक कदम आगे कम से कम न्यूज चैनल सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए, ताकि न्यूज चैनल द्वारा देश विरोधी इस्तेमाल ना हो सके। इसका कुछ नुकसान जरूर होगा मगर फायदा ज़्यादा हो सकता है। आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी, आपकी नीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि हम इंग्लैंड नहीं है कि BBC सरकारी नियंत्रण का चैनल है और सबसे पहला बुलेटिन उसका शुरुआती हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड इज नॉट इन राइट पाथ।
ये कहने की हैसियत हमारे चैनल में है? आप बता दीजिए। अगर इस तरह की हैसियत किसी अखबार और चैनल वाला का होगा तो उसको जरूर सरकार के नियंत्रण में आना चाहिए। वैसे आपको जानकर के खुशी होगी कि आपके सभी चैनल सरकार के नियंत्रण में है। ऐसा कोई चैनल नहीं है जो सरकार के नियंत्रण में नहीं है। और अगर कोई है तो वो बंदी के कगार पर है, मंदी के कगार पर है, केस झेल रहा है। उसका कारण ये है कि क्या आपने किसी भी चैनल पर ये कहते हुए सुना है कि जब लोग जुलूस में जाते हैं तो पूरे रोड तक दोनों तरफ खाने पीने का मस्त इंतजाम होता है, लेकिन ये जो मजदूर जा रहे हैं इनको कहीं कोई रोटी नहीं मिल रही? ऐसा क्यों? किसी चैनल पर आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी और आदरणीय द्विवेदी जी अगर आपने सुना है तो मेरे को करेक्ट करें। किसी चैनल मजदूरों का दिखा रहा है, लेकिन किसी समाचार चैनल ने ये पूछा कि हम फलाने वाले आयोजन में देखे हैं कि दोनों तरफ भोजन का स्टॉल लगा हुआ है और लोग खाता पीता जाता है? क्या किसी चैनल ने किसी भी पर ये चलाया कि आखिर लोगों को महाराष्ट्र से भागने की क्या जरूरत पड़ी? वो लोग महाराष्ट्र काम करने गए थे ना, तो महाराष्ट्र राज्य को धनी किया, महाराष्ट्र में रहने वाले कंपनियों को धनी किया, तो उनके स्वास्थ्य की जिम्मेवारी चिंता तो वही है। क्या है आपने किसी समाचार चैनल पर कहा कि भाई राकेश परमार को बलिया भागने की जरूरत क्यों है? क्योंकि राकेश परमार ना तो चीन गया, ना अमेरिका गया, ना जापान गया, ना मतलब बाहर में गया नहीं, तो बीमारी मैं तो लाया नहीं। बीमारी कौन लाया? जो बाहर से आया है। क्या आपने उन लोगों को पलायन करते हुए देखा? उनमें से किसी आदमी को अपने घर भागते हुए देखा? अरे वो तो अपने आप को क्वारंटाइन भी नहीं किए। इसमें से सरकार के ऊंचे दर्जे के अफसर कई विदेश दौरे से आए हैं, उन्होंने अपना यात्रा छुपाया। कई तो निजी काम में गए होंगे, कई आदमी फला काम करने गए होंगे, मैं नहीं कहना चाहता, इसलिए उनको शर्म था कि वो का कहे बेचारे, किस लिए गए? तो भैया कोई सरकारी दौड़ तो था नहीं, तो काहे लिए फलाना जगह गया था। कुछ लोग तो बेचारे सर्दी में बैंकाक में गर्मी बनाने के लिए गए होंगे कि इधर बड़ी सर्दी लग रही है, वहां जरा गर्मी ले ले। वो लोगों ने इस वजह से नहीं कहा। तो किसी चैनल पर आपने सुना कि वो देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न करे कि भैया विदेश मंत्रालय तो तुम्हारे मंत्रालय के मतलब तुम्हारे अधीन आता है, और जो लोग वीजा लेके आए हैं या विदेश यात्रा से आए हैं तुमको ही इस बात का सूचना होना चाहिए। पूरे देश दुनिया में कोरोना महामारी फैले हुई और तुम्हारा विदेश मंत्रालय इकोनॉमिक बूस्टर मार के सोया हुआ था, या तुमको रिपोर्ट दिया और तुम ही सोए हुए थे? इस बात की किसी चैनल पर बहस करते हुए 4 बुद्धिमानी लोगों को बुला के देखा कि कोई बुद्धिमान लोग क्रिकेट पर क्रिकेटर आता है, मूछ वाले रक्षा मंत्रालय के लोग आते हैं, लेकिन क्या उनमें से किसी को ये प्रश्न करते आपने देखा कि भाई ये जो कोरोना महामारी आई वो तो विदेश से आई, तो विदेश से आने वाले लोगों को वहीं पर लॉक क्यों नहीं किया गया? क्या है आपने सुना? अगर ऐसा नहीं है तो आप सरकार के नियंत्रण में समाचार चैनल क्यों दे रहे हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात होगी कि जो इनकी अपनी संस्था है, इन लोगों में जरा आदमियत का इंजेक्शन देना पड़ेगा कि भाई आप में भले मानसता का इंजेक्शन आवे तब जाकर के आप काम आएंगे, नहीं तो नहीं। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी ने लिखा है कि आजकल चैनलों को टीआरपी बढ़ाने और सनसनी फैलाने के सनक सवार है, अत्यंत दुखद। बिल्कुल समाचार नहीं है, आपको भड़काया जा रहा है। अमित सिंह परमार लिख रहा है कि जनता तो मान नहीं रही है तो चैनल क्या दिखाएगी? क्यों नहीं मान रही है भैया? क्यों नहीं मान रही है? समाचार चैनल बताएगा, तो समाचार चैनल वाला बताएगा कि 5-5 दिन की यात्रा में रास्ते में लोग मर गए। अगर सभी चैनलों पर आने लगे, वो लोग करें कि लोगों की गर्मी से मौत हो गई। किसी चैनल पर आया कि रेलगाड़ी की वाहियात परिचालन से मौत हुई, जहां 12 घंटे में रेल चलनी चाहिए तो वहां 48 एक हफ्ते में रेल पहुंचा। किसी चैनल पर इस विषय को मुद्दा बनाया? वो सब कह रहे हैं कि लेट गर्मी में पानी न मिलने से मौत हुआ। अरे पानी न मिलने की जिम्मेवारी किसकी थी? इस पर कभी आया? हमारे समाचार चैनल की क्या और क्यों नहीं, मैं भी बताऊंगा। संतोष पाठक जी को मैं सादर प्रणाम बोलो। पाठक जी ने कहा कि ओम हर हर महादेव, आप सभी मित्रों को, बड़े भाइयों को सादर प्रणाम, आपको भी सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि समाचार चैनल क्यों नहीं दिखाते? आप उनकी भी 2 मिनट बात कर ली जाए। भाई एक तरफा रिपोर्टिंग ठीक नहीं है ना। असल में क्या है कि सरकार ने जानबूझ करके समाचार चैनलों को अपने नीचे रखने का षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र का वजह क्या है? भाई आपके पास 20 करोड़ 50 करोड़ रुपया होगा तभी आप चैनल खोल पाएंगे। अब जो पत्रकार होगा
उसके पास 50 करोड़ रुपया नहीं होगा, और जिसके पास 50 करोड़ रुपया होगा वो पत्रकार नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा। बड़ा का प्रश्न है ये। इसका जो अर्थ बताएगा वही इस चीज को समझ पाएगा कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ। जिसको इस प्रश्न का ज्ञान है उसको इसका ज्ञान हो जाएगा कि चैनल चलता कैसे। देखिए, अगर मैं पत्रकार हूं तो मेरे पास 50 करोड़ रुपया नहीं है, और अगर हमारे पास 50 करोड़ है तो फिर मैं कहां से पत्रकार हूं? बिल्कुल सीधी प्रश्न है। और जो आदमी 50 करोड़ लगाएगा वो सेठ होगा, धनपशु होगा। तो धनपशु तो पशु चरने और चबाने के लिए बने हैं, वो मुनाफा कमाएगा। और मुनाफा कहाँ है? सरकार के विज्ञापन में, सरकार के सांठगांठ से। आपको पता है सरकार चैनल वालों को करोड़ों करोड़ों रुपया देती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक फैलाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया देती है। इसी वजह से कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनावी चंदे को एक नंबर के दायरे में लाना नहीं चाहती कि उसका पता चल गया। ना उसके लिए कांग्रेस चाहते हैं, ना भाजपा चाहते हैं, ना सब, कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता। वो चिल्लाएगा कि फलाना बेईमान है, फलाने कंपनी से सांठगांठ है, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैं आज आत्मदाह करने जा रहा हूं अगर चुनावी चंदा एक नंबर में नहीं हुआ तो। ये कभी नहीं हो सकता। ये एक इशू है। अमित ने लिखा है कि हरदीप पुरी वही है जो कभी कहे थे कि भारतीय संसद में बिना सर के मुर्गा बैठे हैं। और भी कई लोग कहे थे। मामला दूसरे तरफ चला जाएगा, तो इस विषय पर ना ही चर्चा करो, क्योंकि दोनों तरफ इस तरह के लोग हैं, बे सिर पैर के और बे उसके, दोनों ही तरफ लोग हैं। कोई एक हरदीप पुरी नहीं है, मतलब कई लोग बैठे हैं, तो उनकी चिंता छोड़ो। आदरणीय ओंकार सिंह जी लिखा है कि सही कहा है आपने, को बड़ा छोट कहत अपने जी आदरणीय ओंकार सिंह जी आपको सादा प्रणाम। अमित दोबारा लिखा है कि सभी लोग कह रहे हैं कि मजदूरों आराम से पहुंचा दिया गया। अमित, असल में तो उन लोगों को आराम से वहां पहुंचाने की साजिश थी। ये क्या है कि आज समाचार पर है, इसलिए मजदूरों वाली बात कहूँगा ना तो अलग हो जाएगा, मुद्दा भटके ना। मुद्दा आज समाचार रोहिणी किस विषय पर मेरे पास है, अगले दिन किसी दिन रखूंगा ये क्वेश्चन कर, मैं बताऊंगा कि ये क्यों हुआ। आज मुद्दा ये था कि समाचार चैनल, देखिए दिल्ली राज्य जो कि राज्य ही नहीं है, मतलब पूर्ण राज्य नहीं है, उसके पास कितना बजट है, कहाँ से, मतलब राजनीतिक बजट, मतलब सरकार का बजट नहीं है, राजनीतिक चंदा है अरविंद केजरीवाल जैसा छोटा आदमी के पास, कि सभी समाचार चैनलों पर 24 घंटा में कम से कम 10 घंटा उसका विज्ञापन आता है। 1 मिनट का कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया प्रति मिनट के हिसाब से विज्ञापन कॉस्ट है चैनलों पर। अगर आप कोई ये साबुन तेल के विज्ञापन देखते होंगे ना, तो 80,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक है। वो अलग अलग चैनलों के अलग अलग कनेक्टिविटी का है वो। अब आप मान लीजिए लाख रुपया मिनट के हिसाब से बना लिए तो 1 घंटे का 60 लाख रुपया, 10 घंटे का मल्टीप्लाई करिएगा, मेरे पास उतना पैसा नहीं, और ये लगातार चल रहा है। अब आप समझ लीजिए कि अगर एक दिन में 50-60 लाख रुपया विज्ञापन के रूप में अरविंद केजरीवाल जैसा साधारण आदमी, जो कि एक राजनीतिक छोटा पार्टी है, उसके पास कुल 57-58 विधायक हैं, और एक दिल्ली राज्य है जो कि पूरा राज्य भी नहीं है, दिल्ली की पूरी संपत्ति भी उसकी नहीं है, उसके पास 50-60 लाख रुपया रोज खर्चा करने का पैसा है, तो सोनिया जी और मोदी जी के पास कितना होगा? अपना मत दिमाग लगाइए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि सोने से पहले आप लोगों को नींद की समस्या आ जाए और पता चले कि राकेश परमार ने सोने ही नहीं दिया। आप कल्पना करिएगा, विज्ञापन तो मोदी जी की भी आती है, विज्ञापन सोनिया जी की भी आती है, विज्ञापन जोगी जी की भी आती है, विज्ञापन केजरीवाल जी की भी आती है। ये नाम है। बाकी साउथ में तो उन्होंने अपना चैनल ही खोल रखा है। साउथ में बड़ा ठीक है, साउथ में बल्कि मैं यहाँ से ठीक मानता हूँ, उनका अपना जया चैनल, फया चैनल, माया चैनल, माँ चैनल, फला, उन्होंने अपना चैनल ही खोलिया, रेडियो, FM, टीवी, वो अपने पार्टी का है। अब जो लोग ममता जयललिता को पसंद करने वाले हैं वो अपना माँ टीवी देख रहे हैं, जो लोग कनिमोजी को पसंद करने वाले हैं वो लोग अपना सन टीवी देख रहे हैं। उनको पता है कि मैं फलाना पार्टी का हूँ तो फलाना चैनल देखो, वहाँ मारामारी नहीं है। उन्हें मालूम है कि अगर कलानिधि मारन का देखना है तो सन टीवी देखें, वो हमसे बल्कि बढ़िया है, चैनल खोल दिया। लेकिन अभी उत्तर भारत में लोग चैनल नहीं खोले हैं, अभी समुद्र पानी में डुबकी लगा करके पानी पी रहे हैं
कि मैं रोजा में भी और पानी भी पी रहा हूँ। अमित दोबारा लेकर कि सभी लोग कह रहे हैं कि मजदूरों, अच्छा ये आपने वही लिखा, मैं दोबारा पढ़ दिया। एनीवे मित्रों, आज का मुद्दा ये था कि अगर सरकार का काम पसंद नहीं आने पर हम सरकार बदल सकते हैं, तो क्या इस तरह की आवाज़ ना उठाई जाए कि अगर हमको समाचार चैनलों का कंटेंट पसंद ना हो तो हम समाचार बदल दें। समाचार बदलने का मतलब नहीं है कि चैनल ए से चैनल बी, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चैनल ए पर भी वही है, चैनल बी पर भी वही है, सी डी ई एफ जी एच पर वही है। मैं कह रहा हूँ कि समाचार का चैनलों का कंटेंट बदल दें। इस तरह की कोई बात, इस तरह के कोई जुगाड़, इस तरह को कोई आह्वान हो तब जा करके लगेगा। और ये तभी होगा, मैं हर बार कहता हूँ कि आप आवाज़ उठाइए, अपनी मुद्दा पहुँचाइए, अपना वीडियो बनाइए और अपना वीडियो लगाइए, और नहीं हो तो हमारे इस वीडियो को किसी न किसी शेयर में, किसी न किसी रूप में पहुँचाइए और अपना आशीर्वाद प्रदान करिए, तभी आपको समाचार मिलेगा। नहीं तो ये सब लोग, भोजपुरी वाला भी बड़ा इंतफाक की बात है कि सबके सब भोजपुरी समझने वाले लोग हैं। अपने यहाँ वो डोमकच होता है ना, और डोम हाउस, दोनों चीज़ आप लोग समझ रहे हैं। तो ये समाचार चैनल पर डोमकच और डोम हाउस हो रहा है, समाचार छोड़ करके बाकी सब हो रहा है। और ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते लोकतंत्र के चूल्हों को हिलाने, मठा डालने और उसको खराब करने का षड्यंत्र है। ईश्वर ना करे कि हमारा लोकतंत्र इनके लापरवाही से खतरे में पड़ जाए, नुकसान में आ जाए। इस देश में कोरोना से भी बड़ा महामारी और बीमारी है समाचार चैनलों की बेईमानी। इन लोगों को मन में देश के प्रति भी लगाव हो, क्योंकि ये देश 130-135 करोड़ की देश है, तभी आपका विज्ञापन महंगा बिक रहा है। नहीं तो जितना आप एक दिन में कमाते हैं, कई देश वाले साल भर में भी उतना विज्ञापन नहीं आते, क्योंकि उनके पास 130-135 करोड़ की मास कंट्रोल नहीं है। खैर, आप भी सुधरेंगे, सुधरना ही पड़ेगा। हम सब लोग जब इस बात को कहने लगेंगे, टोकने लगेंगे, तो फिलहाल इस देश और दुनिया में जो सबसे बड़ी महामारी आई है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। और आप सबको सादर प्रणाम। जय श्री राम।